Hello students, welcome back to CATG online classes, and today we are going to start the first chapter of history, that is the French Revolution. अब सबसे पहले तो कुछ चीजें समझने के लिए हैं इसके पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज कि कहाँ की बात हो रही है ये, where did this incident occur? सुन के तो लग रहा है कि कोई रेवोल्यूशन रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ हुआ था? दिस अकर्ड इन यूरोप। कब हुआ था? ये हुआ था 18th सेंचुरी यूरोप में। ओके, सो एक बार इन चीजों को, इन बातों को थोड़ा हम लिख लें कि ये सबसे पहली बात कि ये कहाँ हुआ था। दिस अकर्ड इन यूरोप। यूरोप के किस देश में? ऑफ कोर्स नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो ये यूरोप कैसा दिखता है? बहुत सारे तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन एक प्रिसाइज लोकेशन फ्रांस की देखना जरूरी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मैप ऑफ यूरोप टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट लुक लाइक टुडे? आज यूरोप देखने में कैसा लग रहा है? बहुत सारी चीजें बदल गई हैं एंड द मैप ऑफ मॉडर्न यूरोप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. And you can see the location of France. It is towards the west side of Europe, towards the Western Europe. Okay, next to Spain you can see. और ये आज का मैप है. Now let's get back to what we were talking about. ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है 1789 का. अच्छा, अब तुम लोगों में से सोच रहे होगे बहुत सारे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यूरोप की हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why are we studying European history when we should be studying Indian history? और 8th में भी Indian history से ही पढ़ाई की थी, तो suddenly 9th में European history और European history भी अचानक से directly 1789, क्या वजह है इसकी? सबसे पहली बात, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? हिस्ट्री इज लाइक स्टडीइंग अ प्रोसेस. आज हम जहां पे हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हम, ये आज जो है ये हमारा एंड रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है. टुडे इज द फाइनल रिजल्ट फॉर टुडे. सो ये जो रिजल्ट है, ये यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं उसका प्रोसेस है. ये प्रोसेस हमेशा हमें एनलाइटन करता है, हमें समझाता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई, क्या नोटवर्दी पॉइंट्स थे, क्या चीजें ऐसी हैं जो हम टेक अवे कर सकते हैं उस प्रोसेस से, सो एज टू मेक अ बेटर टुमारो. ओके, तो ये रेलेवेंस होता है हिस्ट्री पढ़ने का, इन जनरल कोई भी हिस्ट्री पढ़ने का. ओके, जब हम एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, सो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ हिस्ट्री. हम जानते हैं, हम उससे हमें समझ में आता है कि इंसान आज जैसा है वैसा कैसे बना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एज अ कंप्लीटली अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस where logical events have taken place one after the other. जब ये सोचोगे तभी तुम्हें ये पॉइंट, तुम्हें हिस्ट्री याद करना आसान बनेगा. Now the next thing comes Europe. हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री बोल रहे थे. Now the next point is why European history? The reason is कि यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पास्ट में, उनने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है और पूरे वर्ल्ड को शेप दिया है. आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, इस दुनिया का बहुत सारा शेपिंग यूरोपियन इंसिडेंट्स से हुआ है. जो यूरोपियन हिस्ट्री के इंसिडेंट्स हुए हैं उससे ये शेप में आया है जो वर्ल्ड आज हम देख रहे हैं, यहां तक कि जो इंडिया भी आज हम देख रहे हैं. ये बहुत बड़ा रोल इसमें यूरोपियन हिस्ट्री का है, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री है, वो मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री जो कि अराउंड 15th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, वो टाइम पीरियड जो डिवाइड किया गया है, ये मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री कही जा सकती है. क्योंकि इस दौरान जो कुछ भी हमारे दुनिया में हुआ है, उसका कहीं ना कहीं पाइवॉट, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो यूरोप रहा है. ओके, अब यूरोप में ही हम डायरेक्टली फ्रांस पे क्यों पहुंच गए? इसके पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा. क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है. नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था बेसिकली? अच्छा, आज जहां हम, जैसे दुनिया में ज्यादातर देश किस चीज की डिमांड करते हैं?
या किस चीज पे हैप्पी होते हैं, किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड करते हैं, या क्या होने पर वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। एक वर्ड में बात की जाए तो डेमोक्रेसी। दुनिया का हर एक देश, देश से मेरा मतलब है कि जो वहां की पब्लिक है, जो सिटीजन्स है किसी भी कंट्री के, उनका सबसे बड़ा डिमांड होता है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाएं, हम एक डेमोक्रेसी बन जाएं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनने के लिए ये आइडिया कहां से आया होगा? जैसे तुमने भी कहानियों में सुना होगा कि पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे, उनकी प्रजा होती थी। राजा और प्रजा, द किंग एंड द सब्जेक्ट्स। ओके, लेट्स राइट इट। किंग और किंग के सब्जेक्ट्स, प्रजा, राजा प्रजा। तो ये राजा प्रजा से हम लोग चलते चलते डेमोक्रेसी तक कैसे आ गए? कैसे हम दुनिया में सारे देश, हम लोग, सब लोग, हम इंडियंस बड़े खुश होते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को हमने जिंदा रखा है, एंड वी एंजॉय, वी रिलिश इट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि हम इतने प्रॉब्लम्स, इतने डिफरेंसेस के बावजूद हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जिंदा है। और बहुत सारे देश जो हैं आज भी नॉन डेमोक्रेटिक हैं। सिविक्स का जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया कि था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें भी बात हुई थी बहुत सारी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एक इंडिविजुअल के सेल्फ एस्टीम को रेज करता है, उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, और उसको ये फील होता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी योगदान है इस देश को चलाने में। सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स का योगदान होता है देश को चलाने में? नहीं। तो डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम बीइंग अ सब्जेक्ट टू बीइंग अ सिटीजन। एक सब्जेक्ट से एक सिटीजन तक की जो जर्नी है, यही डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी को आज हम दुनिया के ज्यादातर देशों में देखते हैं, और जहां पे नहीं है वहां लोग डिमांड करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, रिबेलियंस होते हैं कि हमें भी डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। तो अब सवाल ये बनता है कि ये राजा और प्रजा से लेकर एक सिटीजन तक का जर्नी, डेमोक्रेसी तक की जर्नी हुई कैसे? कैसे आज दुनिया में डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, वो कैसे इतना पॉपुलर हो गया? इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया होगा? भाई सारे दुनिया में तो राजा और प्रजा थे, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करने के लिए दुनिया में दो रेवोल्यूशंस ने मेजर रोल प्ले किया है। दो ऐसे रेवोल्यूशन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है एक्चुअली, और जिनमें पहला रेवोल्यूशन था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जो दूसरा रेवोल्यूशन था, ये दिस वाज द फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, ये दो ऐसे वॉर्स थे, ऐसे रेवोल्यूशंस थे, जिन्होंने इस दुनिया में लोगों को ये बात समझाई कि राजा और प्रजा ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम तो एक डेमोक्रेसी है, जहां पे जो सिटीजन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ये चूज करने में कि उसको कौन गवर्न करे। ओके, तो पहले बात करते हैं, छोटी सी ब्रीफ में बात करते हैं, बिकॉज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका रेफरेंस आया है चैप्टर में। सो हमें जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि हुआ क्या था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। एक्चुअली एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था। एक्सप्लोरेशन मतलब
जब यूरोप जल्दी डेवलप हो गया था, यूरोप में नेवल पावर जल्दी डेवलप हो गए थे, पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप के एरिया में, यानी कि ब्रिटेन हुआ, पोर्चुगल हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, इवन जो थोड़ा सा वेस्ट टुवर्ड साउथ वेस्ट जो है, जैसे कि या जो सदर्न कंट्रीज थे थोड़ा, जैसे इटली हुआ, तो ये जो कंट्रीज थे यहाँ से सेलर्स निकले, यहाँ से लोग निकले दुनिया के दूसरे देशों के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगहों पर गए। ओके, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लोगों ने खोजा, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जब पता चल गया तो वहां पे ब्रिटिश सेटलर्स को ब्रिटिश लोगों को भेजा गया कि वो वहां जाएं और प्लांटेशन करें, और प्लांटेशन का जो प्रोड्यूस होता था वहां से वो पूरा भेजा जाता था ब्रिटेन। तो बहुत सारे ब्रिटिश लोग वहां गए और सेटल हो गए, और फिर कई पीढ़ियों तक वही रह गए। 1776 आते आते, दिस यू मस्ट नो कि ये 1776 में हुआ था और ये 1789 में हुआ था। तो लेट 18th सेंचुरी आते आते जो अमेरिका में ब्रिटिश लोग रह रहे थे, वो ब्रिटिश लोगों को ये लगने लगा, वो क्योंकि वो 2-3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से वहां रह चुके थे, तो उन्हें ये लगने लगा कि हम क्यों कर रहे हैं आखिर ये अमेरिका प्लांटेशन वर्क। ब्रिटेन जब वहां कर रहा था, ऑफ कोर्स उसने नॉर्थ अमेरिकन एरिया को, नॉर्थ अमेरिकन लैंड्स को जो है वो कॉलोनी बना लिया था, और जो ब्रिटिश सेटलर्स थे वहां, जो ब्रिटिश लोग थे, वो वहां मेहनत करते थे, प्लांटेशन पूरा कंट्रोल, उसको टेक केयर करते थे, वहां का प्रोड्यूस भेजते थे, जो प्रोडक्ट्स थे वो भेजते थे ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटिश सेटलर्स अमेरिका में थे, उन्हें ये लगने लगा कि आखिर हम क्यों ये कर रहे हैं, सारी मेहनत हमारी है, तो यहाँ का फायदा हम नहीं ले रहे हैं, और यहाँ से सारा चला जा रहा है शिप में लोड करके ब्रिटेन, और जो लोग वहां बैठे हैं उन्हें फायदा मिल रहा है। एंड स्लोली देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फिर फाइनली एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें कि ये जो लोग वहां जाके रहने लगे थे, उन्होंने फ्रीडम के लिए रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटेन। यानी यूरोपियन लोग ही जो वहां जाके, पर्टिकुलरली ब्रिटिश ही थे ये बहुत सारे, तो ये जो वहां जाके रहने लगे थे, इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटेन कि वी डोंट वांट टू बी अ कॉलोनी एनी मोर, वी डोंट वांट टू वर्क फॉर यू एनी मोर, इफ वी आर वर्किंग हियर वी विल वर्क फॉर आवरसेल्व्स। और फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ, ब्रिटेन लॉस्ट दिस वॉर, and these small colonies of British settlers in the North American continent won that war। और छोटे छोटे 13 स्टेट्स थे ऐसे जो डिसाइड किए, जीतने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें मिल के एक देश बनाना है, और हम एक देश बनेंगे जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वॉशिंगटन। ये सारा कुछ कब हुआ? ये सब हुआ 1776 से शुरू हुआ। ओके, अब ये नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसा देश बना था जो हम यूएसए बना। ये यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, यानी दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री वाज यूएसए। जो पहला डेमोक्रेटिक, जो पहला कॉन्सेप्ट आया कि कैसा हमें राज्य देश चाहिए, तो वो आया ये 13 छोटे छोटे स्टेट्स जिन्होंने मिलके यूएसए बनाया। आज यूएसए बढ़ते बढ़ते 50 स्टेट्स का कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी का पहला गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, और द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज गिवन टू दिस वर्ल्ड बाय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूएसए। ओके, अब इंपॉर्टेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या चीज है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक सिंपली पहले हम एक समझें कि क्या हुआ था। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो किंग था उसके अगेंस्ट पब्लिक ने रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट करके उन्होंने ये कहा कि हम भी इक्वालिटी चाहते हैं, हमें भी अधिकार चाहिए। कहीं ना कहीं ये थॉट इससे इन्फ्लुएंस था, कहीं ना कहीं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने लोगों के मन में ये फीलिंग लाई थी कि अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम आजाद भी हो सकते हैं, हम राजा के खिलाफ रिवोल्ट करके एक ऐसा गवर्नमेंट भी बना सकते हैं जहां पे कि
पब्लिक का वैल्यू हो, जहां पे कि जो लोग हैं वो चुने अपना रूलर, ऐसा भी हो सकता है। ये आइडिया मिला लोगों को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने अपने राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, और जो रिवोल्ट था उसने मोनार्की को खत्म कर दिया वहां पर, और उसके बाद फाइनली एक रिपब्लिक एक फॉर्म हुआ, फिर डायरेक्टरी फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद एक फाइनली डिक्टेटरशिप आ गया नेपोलियन का। तो ये ट्रांजिशन हुआ, जो दिस ट्रांजिशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें क्या ऐसी बात बताई गई थी जो एक तरह से इमॉर्टल थॉट बन गया है, जो कि ऐसा विचार है जो दुनिया में अमर हो गया है वो विचार। ऐसी कौन सी बात फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आई जो सब लोग भूल ही नहीं पाए, जिसको कि लोग कहते हैं कि ये तो हमारा इंसान होने के नाते अधिकार है, ये हमारा, हम इंसान हैं, यही काफी है इस अधिकार को पाने के लिए, एक बेसिक ह्यूमन राइट बन गया। और वो जो थॉट था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आया, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी डिमांड किया इन्होंने सिटीजनशिप डिमांड किया। ऑफ कोर्स राइट्स तभी मिलेंगे जब सिटीजनशिप होगी। सब्जेक्ट्स को तो वही मिलता है जो राजा देता है। अधिकार यानी हम मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है, ये तो तभी होता है जब किसी इंडिविजुअल का स्टेटस सब्जेक्ट का ना हो, एक सिटीजन का हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहली बार ये थॉट दिया जिसे कि लोग बेसिक ह्यूमन राइट्स आज मानते हैं, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोगों ने सिविक्स के लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि एक डेमोक्रेसी के जो बेयर एसेंशियल्स हैं, जो मिनिमम फीचर्स हैं एक डेमोक्रेसी के, जो एसेंशियल फीचर्स हैं, उसमें 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ओके, तो ये दो ऐसे रेवोल्यूशंस हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेट 18th सेंचुरी, जिसने की दुनिया में एक नए किस्म की गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो उसके पहले कभी सोची भी नहीं गई होगी इस लेवल पर। ओके, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी बहुत एंशियंट यूरोप में, एंशियंट ग्रीस में एग्जिस्ट करती थी डेमोक्रेसी, बट वो छोटे छोटे स्टेट्स में एग्जिस्ट करती थी, सिटी स्टेट्स में। एक पूरा देश उस कॉन्सेप्ट पे चल सकता है, ये बात पहली बार इन दो रेवोल्यूशन से निकल कर आई। और किंगडम को चेंज किया जा सकता है डेमोक्रेसी में, और किंग को ओवरथ्रो किया जा सकता है। ये बात भी पहली बार लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही समझ में आई। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि 1789 का यूरोप दिखता कैसा था। एज यू कैन सी, ज्यादातर एम्पायर्स ही थे। यू कैन सी द हैब्सबर्ग एम्पायर, जो एक्चुअली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। यू कैन सी द किंगडम, द रशियन एम्पायर, यू कैन सी, और भी डिफरेंट सब जगह किंगडम्स ही थे, एज यू कैन सी ऑन द मैप। तो ये सारे बड़े बड़े किंगडम्स थे, पूरा यूरोप में मोनार्की थी। ओके, ये बात हम कर रहे हैं 1789 यानी लेट 18th सेंचुरी की। तो लेट्स कम बैक एंड इस पे नोट भी कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोगों ने बात किया, कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात किया कि क्या दिख रहा था मैप में हम लोगों को। मैप में हमें दिख रहा था कि सब जगह पे मोनार्की थी। एज वी कुड सी कि सारे जितने भी थे वो सारे किंगडम्स थे। जो अभी हम लोगों ने 1789 का मैप देखा, उसमें सारे किंगडम्स थे, इजंट इट। और हम जिस किंगडम पे फोकस करने जा रहे हैं वो है फ्रांस। तो फ्रांस में भी डेफिनेटली मोनार्की ही थी। अब बात आती है कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी और कौन राजा था यहाँ पे। तो 1789 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि सोसाइटी समझेंगे तभी समझ में आएगा कि रिवोल्ट होने का वजह कहां कहां पे था। कैसे अचानक से एक देश के लोगों को ये लगा कि वो अपने राजा को ही ओवरथ्रो कर सकते हैं। कैसे, क्या हुआ होगा अचानक, जबकि दुनिया में तो कोई ऐसा सोच ही नहीं थी। और इफ यू ट्राई टू रियलाइज दिस पॉइंट,
कि कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं थी, कोई ऐसा आज की तरह नेटवर्क नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था जहां पे एक जगह पे होते हुए इंसिडेंट को वर्ल्ड वाइड देखा जा सके, कोई फ्री प्रेस नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरे जगह ट्रैवल करना बड़ा ही मुश्किल होता था। ऑफ कोर्स अमेरिकन रेवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन पहुंची यूरोप में, लोगों को पता भी चला, बट अमेरिका वाज अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर। वहां कोई राजा नहीं था, वहां छोटे छोटे नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स थे जो कंबाइन किए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक देश बनाएंगे। और ऑफ कोर्स जब वो लोगों ने ही मिलके बनाया है तो वहां पे डेमोक्रेसी होना फिर भी ऑब्वियस है, कोई किंगडम एग्जिस्ट नहीं करता था वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो सालों पुराने किंगडम्स चल रहे थे और ये मोनार्कीज किस तरीके की थी, दिस यू शुड अंडरस्टैंड, ये मोनार्कीज थी एब्सोल्यूट। ओके, यानी जो मोनार्कीज चल रही थी वहां पर यूरोप में, देवर एब्सोल्यूट मोनार्कीज। अभी एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है दैट द किंग्स पावर नोज नो बाउंड्स, यानी किंग की शक्तियों पर, राजा की शक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी वहां पे कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, राजा जो चाहे वो कर सकता है। ओके, सो इस थ्योरी को, जो मोनार्कीज चलती थी सब जगह पे पूरे यूरोप में, इसको जो है सपोर्ट करता था एक थॉट, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग का मतलब है कि राजा सीधे सीधे गॉड से अधिकार है उसको, ऊपर जो ईश्वर है वो ईश्वर का रूप है इस धरती पर राजा, और राजा जो भी कुछ कह रहा है उसके पास वो कहने के लिए और वो करने के लिए डिवाइन पावर है, यानी गॉड की परमिशन है। सिंपली इट मीन्स यू कैन नॉट क्वेश्चन द किंग। यानी जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले एग्जिस्ट जो करती थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो ह्यूज चेंजेस आ गए सोसाइटी में। तो ये जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, ये हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहां पे जो राजा होते थे, दे वर कंसीडर्ड एज काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उनके अधिकार डिवाइन राइट्स थे, हम अभी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। दिस इज मच अबव दैट, यानी राजा जो था उससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। अनक्वेश्चनेबल पोजीशन थी राजा की, अनअकाउंटेबल था राजा, किसी के तरफ जवाबदेही उसकी नहीं थी, और राजा से प्रश्न पूछने का अधिकार भी किसी को नहीं था। ओके, सो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म था मोनार्कीज का, जो उस जमाने में यूरोप में चल रही थी। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम बात कर रहे हैं, इधर लिख लेते हैं, लेट 18th सेंचुरी की, लेट 18th सेंचुरी, ठीक है? या यस, अभी हमारा टॉपिक लेट 18th सेंचुरी है, तो अभी हम यहीं पे फोकस करते हैं। ठीक, थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्रांस के प्रभुत्व को समझने के लिए, इन्फ्लुएंस को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं 18th सेंचुरी से। ठीक, तो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग तो था ही, इसका फ्रांस में समझ लो कि हाईएस्ट पॉइंट, एब्सोल्यूटिज्म का हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा था फ्रांस में लुई 14 के अंडर में। हम लुई 14 की बात कर रहे हैं, लुई 14 जिसे द सन किंग भी कहा जाता था। लुई 14 काफी पहले था, 18th सेंचुरी में नहीं, काफी पहले, क्योंकि हम अभी और थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में गए हैं स्टोरी के, कि जो फ्रांस की हाइट थी एब्सोल्यूटिज्म की मोनार्की में, वो थी लुई 14 द सन किंग के टाइम पर। लुई 14 18th सेंचुरी में नहीं, इसके काफी पहले था। ओके, सो फॉर द मोमेंट वी कैन रिमूव दिस लेट 18th सेंचुरी। लुई 14 जो सन किंग था, लुई 14 के समय में यू कैन सी इन द पिक्चर, लुई 14 का जो ग्रैंडोर है, जो गेटअप है, वही तुम लोग देख सकते हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हेयर, कि जो लुई 14 का पूरा लुक है, दैट लुक इन इटसेल्फ
is, it looks very gorgeous, कि बिल्कुल कैसा gorgeous grand look है, isn't it? लुई 14 ने अपने पावर को बहुत कंसोलिडेट किया, और लुई 14 का जो पैलेस जो उसने बनाया, दैट इज द पैलेस ऑफ वर्साई. वर्साई इज अ प्लेस इन फ्रांस, और ये पैलेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले समय में. यानी अभी हम लुई 14 की बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पैलेस. अब ये पैलेस कैसा था, पहले एक बार हम इस पे देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड यू विल रियलाइज कि ये पैलेस कितना ग्रैंड था. ये पैलेस आज भी एग्जिस्ट करता है, और एक विजिटर साइट है ये. एंड दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय लुई 14 एज अ मार्क ऑफ हिज पावर एंड मेजेस्टी. और इसका हॉल ऑफ मिरर्स, एज यू कैन सी, इज सो गॉर्जियस, सो ब्यूटिफुल, एंड एवरीबडीज एनवी. इस पैलेस का जो मेजेस्टिक लुक है उसे देखकर कोई भी एनवियस, कोई भी जेलस हो सकता है. सो ये जो पैलेस बना था, ये लुई 14 ने जो पैलेस ऑफ वर्साई बनाया था, ये इतना बड़ा सिंबल था पावर का कि पूरे यूरोप में जो राजा लोग थे वो इसकी नकल करके अपने पैलेसेस बनवा रहे थे. यू कैन इमेजिन द इन्फ्लुएंस फ्रांस हैड एट दैट टाइम, पर्टिकुलरली लुई 14 का जो इन्फ्लुएंस था. तो पैलेस ऑफ वर्साई की नकल करके दूसरे राजा अपना पैलेस बनवाते थे. ये बातें याद रखना, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. लेटर ऑन भी, इस चैप्टर में भी, तुम्हारे चैप्टर बेस्ड ऑन नाजिज्म जो चैप्टर है उसमें भी ये वर्साई प्लेस का रेफरेंस है. एंड व्हेन यू विल गो टू क्लास 10th, अगेन दिस पैलेस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कशंस इन चैप्टर 1. ओके, तो पैलेस ऑफ वर्साई, as you can see, was a symbol of power and a model for emulation. मतलब कॉपी करते थे लोग, मॉडल मानते थे इसको कि ये आइडियल है, इतना खूबसूरत पैलेस. ओके, so this palace of Versailles was built by the son king, that is Louis 14. Louis 14 के अंडर में फ्रांस की एब्सोल्यूट मोनार्की का हाईएस्ट पॉइंट था. ओके, फ्रांस मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पावरफुल हो चुका था इस दौरान, और राजा की पावर्स बिल्कुल अनकंट्रोल्ड. कोई मतलब राजा के पावर्स पे किसी तरह का चेक था ही नहीं. तो ये तो हो गई राजा की बात. अब बात करते हैं सोसाइटी की, जिसे कि ओल्ड रेजिम बोला गया है तुम्हारे बुक में. ओके, तो ये तो सारी राजा की बात हो गई है. जो सोसाइटी थी फ्रांस की, या फिर कह सकते हैं कि ज्यादातर जो कंट्रीज थे, नॉट कंट्रीज एक्चुअली, देवर किंगडम्स, जो किंगडम्स थे, जो उसकी सोसाइटी थी वो कैसी थी? द सोसाइटी वाज कॉल्ड ओल्ड रेजिम, बोला जाता था इसको. ओल्ड रेजिम यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर. इस सोशल स्ट्रक्चर में अगेन रिमेंबर, राजा का कोई लेवल नहीं था. राजा जो था, जो किंग था, दैट वाज, he was above all kinds of classification. Remember the divine rights of kings. यानी जो गॉड का जैसे कि फॉर्म माना जा रहा है धरती पर, ईश्वर का रूप जिसे माना जा रहा है, जिसकी बात को ईश्वर की बात माना जा रहा है, जिसके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसके आदेश पे, जिसके ऑर्डर को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के सोशल क्लासिफिकेशन में नहीं रखा जा सकता. तो जो सोसाइटी थी वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड थी. एंड पहला था फर्स्ट एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट में कौन लोग थे? क्लर्जी. नाउ क्लर्जी मतलब, क्लर्जी का मतलब होता है वो लोग जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, या फिर जो प्रीस्ट से एसोसिएटेड लोग होते हैं. ये भी भगवान के बड़े करीब लोग थे. तो ऑफ कोर्स इनका तो हाईली प्रिविलेज्ड पोजीशन था, बेहद प्रिविलेज्ड, बेहद माने जाने वाले लोग, बेहद रेस्पेक्टेड लोग, और ये सोसाइटी के लेस देन 1% होते थे.
बहुत कम इनका स्ट्रक्चर, इनका नंबर था पूरे सोसाइटी में, और हाईली रिस्पेक्टेड प्रिविलेज्ड पीपल थे ये, एंड ऑफ कोर्स दे वर कंसीडर्ड वेरी क्लोज टू गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड स्टेट में कौन लोग आते थे? सेकेंड स्टेट में थे नोबिलिटी। अब ये नोबिलिटी कौन लोग होते हैं? नोबिलिटी का मतलब है कि जो राजा के एरिस्टोक्रेटिक जो ग्रुप था पूरा, यानी कि जो नोबल्स थे, जो नाइट्स थे, जो उनके जो चीफटेन्स थे, जो अलग अलग सूबों के सूबेदार थे, जो अलग अलग ड्यूक्स थे, ये सारे राजा के अंडर में आते थे। दैट वाज कॉल्ड एज नोबिलिटी। और इनका काम क्या था? राजा को वॉर में हेल्प करना, वॉरफेयर में, राजा के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में उनके सबऑर्डिनेट होते थे ये लोग। अगेन हाईली प्रिविलेज्ड पोजीशन पीपल, ऑफ कोर्स नॉट एज प्रिविलेज्ड एज क्लर्जी, क्लर्जी जितना प्रिविलेज इनको नहीं मिलता था, लेकिन हाईली प्रिविलेज्ड होते थे ये लोग भी। ओके, एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड ग्रुप था ये। नाउ इनका कितना टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज थे? ये मे बी 1 और 2%। ठीक, थर्ड स्टेट, सो थर्ड स्टेट में कौन थे? एवरीबडी एल्स। ओके, सो थर्ड स्टेट में बाकी सारे लोग आते थे, जो लगभग पॉपुलेशन का 97-98% थे, वो सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। और एज यू कैन सी, जो सोसाइटी थी वो इन 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। इन दी ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी, फ्रांस या कहीं और, हम यहाँ फ्रांस की बात कर रहे हैं, यानी मोनार्की थी, ओल्ड रेजिम था, जिसमें ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इस स्ट्रैटिफिकेशन को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल डिवीजन को हम फिर से और डिटेल में बात करेंगे जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो राजा था, जब उनकी बात करेंगे कि वो कौन थे और क्या ऐसा हुआ कि पब्लिक उनसे इतनी नाराज हो गई, जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे राजा के, वो इतने नाराज हो गए कि रिवोल्ट कर दिए। जस्ट अभी हम लोगों ने क्या बात किया? एब्सोल्यूट मोनार्की, इजंट इट? यहाँ पे ये याद, ये वर्ड एकदम भी नहीं भूलना है कि ये जो मोनार्की थी, दिस मोनार्की वाज एब्सोल्यूट। इसको सिर्फ मोनार्की कहना भी गलत है, एब्सोल्यूट मोनार्की ही बोलना है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की, इतना रिजिड स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसा क्या हो गया और कैसे इतनी हिम्मत आ गई लोगों में कि जिस राजा से वो सवाल तक नहीं कर सकते थे, उस राजा को उन लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया। न सिर्फ ओवरथ्रो किया बल्कि मार डाला, गला काट दिया राजा का, रानी का, पूरे परिवार का। क्यों हुआ आखिर? ये सारी बातें जानने के लिए लेक्चर 2 हम लोगों को सुनना होगा। और तब तक के लिए चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय, सी यू इन लेक्चर 2। और तब ये जानेंगे कि कैसे एक ऐसा समाज रेवोल्यूशनरी बन गया। ओके, बाय।